हेलो एवरीवन, आई एम अरशद हुसैन। वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पैथोलॉजी के हम 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज एपिडेमियोलॉजी, प्लांट एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी देखिए, हमने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताया था प्लांट पैथोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद रस्ट की लाइफ साइकिल बताई थी कैसे क्या, और बीच बीच में हम एपिडेमिक्स की बात कर रहे थे कि ये एपिडेमिक्स हो गई, यहाँ पर एपिडेमिक्स हो गई, इतने लोग मर गए, इतनी डेथ हो गई, आयरिश फैमाइन हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो एपिडेमिक्स थी ये तो पता चल गया था, जैसा कि हमने बताया था कि एंटोन डी वेरी ने बताया था कि फंगस से होती है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। भाई फंजाई तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तो पता था, उसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो फिर इसकी स्टडी स्टार्ट हुई। तो इसकी स्टडी जो स्टार्ट की वो स्टार्ट की साइंटिस्ट वेंडर प्लांक। ये साइंटिस्ट थे वेंडर प्लांक। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी, बुक में इन्होंने लिखा प्लांट एपिडेमिक्स, प्लांट एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल, प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल, यहां डिजीज हो रहेगा। इस बुक में इन्होंने ये जो अपनी बुक लिखी वेंडर प्लांक ने, उस बुक में इन्होंने डिफाइन किया कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इसी वजह से इनको बोला गया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। क्या बोला गया? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसी वजह से इनको बोला गया फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। किसको? वेंडर प्लांक को। क्वेश्चन बनता है कि एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले स्टडी किसने की? तो वेंडर प्लांक। पूछा है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? तो भी वेंडर प्लांक। बुक पूछी जाती है कि प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल, बुक किसने लिखी? तो याद रखना वेंडर प्लांक ने लिखी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो एपिडेमिक्स थी, एपिडेमियोलॉजी थी, इसको डिफाइन किया, ठीक। इन्होंने कैसे डिफाइन किया इसको? इन्होंने बताया एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ factors involve to outbreaks and spread a disease in a population। तो वेंडर प्लांक ने जो अपनी एपिडेमियोलॉजी की जो बुक थी उसमें बताया एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व टू आउटब्रेक एंड स्प्रेड ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन। इसका मतलब हुआ किसी भी पॉपुलेशन में, देखिए यहां पॉपुलेशन में ये बात नहीं हो रही कि ह्यूमन के केस में हो प्लांट के केस में हो, ये बात नहीं हो रही, चाहे हमारी वो जनसंख्या हो चाहे प्लांट की जनसंख्या हो, पॉपुलेशन में जनसंख्या, ठीक है। तो उसमें किसी डिजीज का फैलना, उसकी स्टडी को कि वो कैसे फैली, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी। किसने बताया? वेंडर प्लांक ने बताया, ठीक। तो उन्होंने बताया कि इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि किसी भी डिजीज की आउटब्रेक करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, ठीक। तो उसमें फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं देखिए जो इन्होंने बताया। सबसे पहले ऊपर होता है होस्ट, यह होता है पैथोजन, और यह होता है एनवायरनमेंट। उन्होंने इसको बोलते हैं डिजीज ट्रायंगल, ट्रायंगल। देखिए वेंडर प्लांक ने बताया कि जो एपिडेमियोलॉजी है द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व आउटब्रेक द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन ए पॉपुलेशन, और ये बताया कि इसमें क्या है, हमारे 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी डिजीज को डेवलप करते हैं, उसकी आउटब्रेक करते हैं, स्प्रेड करते हैं एपिडेमिक लाने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारा था होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट।
तो उन्होंने ये 3 कंडीशन दी कि होस्ट होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए और एनवायरमेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक। लेकिन एपिडेमिक कैसे होगी? होस्ट हमेशा उन्होंने बताया ससेप्टेबल होगा। देखिए होस्ट भी तो 2 तरीके का होता है, एक होता है रेसिस्टेंट, दूसरा होता है ससेप्टेबल। तो ससेप्टेबल होगा तभी डिजीज कॉज होगी, और होस्ट रेसिस्टेंट होगा तो डिजीज कॉज नहीं होगी। और पैथोजन हमेशा होगा विरुलेंट, ठीक, पैथोजन होगा विरुलेंट। और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी होगी? फेवरेबल। ये 3 चीजें हैं, लेकिन 3 चीजों में भी कंडीशन है। होस्ट इज ससेप्टेबल, रेसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, एपिडेमिक या डिजीज नहीं होगी। पैथोजन हमेशा विरुलेंट होना चाहिए, अगर ए विरुलेंट पैथोजन जो है डिजीज नहीं होगी। एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा फेवरेबल होना चाहिए, अगर अनफेवरेबल एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें हैं, अगर ये एनवायरमेंटल कंडीशन जो अनफेवरेबल है तब भी डिजीज एपिडेमिक्स नहीं होगी। तो उन्होंने बताया ये सारे एलिमेंट जब होते हैं और एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं तब डिजीज होती है। ये सारी बातें किसने बताई? वेंडर प्लांक ने, इसलिए उनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको और थोड़ा अच्छे से अगर समझेंगे डिजीज ट्रायंगल को, और एक जो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है, क्वेश्चन आता है डच रूल। अगर आपने सुना होगा, काफी फेमस रूल है डच रूल, गिवन बाय वैन एवरडेंजन। इन्होंने क्या है? डच रूल दिए, ठीक। इन्होंने डच रूल दिए। डच रूल में इन्होंने 3 या 4 बातें बताई। इन्होंने बताया कि अगर ये कंडीशन रहती है तो लेट ब्लाइट और पोटैटो की एपिडेमिक हो जाएगी। क्वेश्चन बनता है कि डच रूल किस पे दिए? तो हमेशा याद रखना, किस पे दिए? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पर, ठीक है। पूछा है डच रूल किस पे दिए, तो याद रखना लेट ब्लाइट और पोटैटो पे डच रूल दिए। और किसने दिए? तो याद रखना एवरडेंजन। देखिए जो हमने आपको डिजीज ट्रायंगल अभी दिखाया था, डिजीज ट्रायंगल को और आसान भाषा में समझने का एक और तरीका है डच रूल की स्टडी करना। तो डच रूल सबसे पहले हॉलैंड में दिए गए थे। अगर पूछ लिया जाए किस कंट्री में दिए गए थे, तो याद रखिएगा हॉलैंड में दिए गए थे। साइंटिस्ट वो थे, जो ईयर थी वो थी आपकी 1926 में, ठीक। तो इन्होंने कहा था कि जो नाइट टेम्परेचर है, नाइट टेम्परेचर तो बिलो द ड्यू पॉइंट होना चाहिए, बिलो द ड्यू पॉइंट एट लीस्ट 4 आवर्स। इन्होंने बताया कि जो रात का तापमान है वो बिलो द ड्यू पॉइंट होना चाहिए कम से कम 4 घंटे के लिए, ठीक है। और जो डे टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर ये मिनिमम जो है, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एबव भी हो सकता है। मिनिमम तो 10 डिग्री होना चाहिए, थोड़ा ऊपर चला जाएगा 15 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 0.1 mm रेनफॉल ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर। तो इन्होंने ये बताया कि ये 3 कंडीशन है। ये कंडीशन और है, कहीं कहीं लिखी है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में नहीं भी लिखी है। तो इन्होंने ये बताया कि ये नाइट टेम्परेचर है ये बिलो द ड्यू पॉइंट होगा 4 घंटे के लिए, और डे टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री या एबव हो सकता है, 10, 12, 15 हो सकता है। और जो रेनफॉल है वो 0.1 mm की अगर रेनफॉल हो गई नेक्स्ट 24 आवर तक तो समझ लीजिए, और ये कंडीशन अगर 7 डे तक रहती है, 7 डेज तक, तो समझ लीजिए कि लेट ब्लाइट पोटैटो की एपिडेमिक्स हो जाएगी। एपिडेमिक्स का मतलब सारा पोटैटो खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा जो आयरलैंड में जो कंडीशन हुई थी वो यही कंडीशन थी कि वहां पर क्या हुआ था कि जो वहां का टेम्परेचर था वो 10 डिग्री था, और ये जो पूरी जो कंडीशन हमने बताई है रेनफॉल भी वहां हो गई थी। इसी कंडीशन की वजह से लेट ब्लाइट और पोटैटो की एपिडेमिक्स हुई थी, जो आयरिश फेमाइन हुआ था। तो इसकी स्टडी करके बाद में एवरडेंजन ने बताया कि ये कंडीशन है, ये हॉलैंड के लिए नहीं, कहीं पे भी विश्व में भी, अगर इंडिया में भी ये कंडीशन रहती है, अगर मतलब जब अगर आप देखेंगे आलू लगाता है जो किसान, अगर सर्दी के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए और बारिश हो जाए थोड़ी सी, तो बताते हैं कि झुलसा आ गया हमारे फील्ड में,
लेट ब्लाइट पोटैटो को अगर देखो तो आप झुलसा रोग बोलते हैं गांव की भाषा में, कि सारी पत्तियां झुलस गई, तो सारा का सारा आलू जो है वो खराब हो जाता है। तो ये कंडीशन अगर 7 दिन तक रहती है तो बताते हैं कि पूरे का पूरा एरिया खत्म हो जाएगा, वहां कोई किसी किस्म का आलू नहीं होगा, पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया, होस्ट, पैथोजन और एनवायरमेंटल कंडीशन का एक इंटरेक्शन होता है कि अगर फेवरेबल हो जाता है तो बहुत ज्यादा लॉस क्रिएट होता है। तो इसी कड़ी में क्या किया साइंटिस्टों ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे, कि कैसे एपिडेमिक्स रोकी जाए और कैसे एपिडेमिक्स पे कंट्रोल लगाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, फोरकास्ट सिस्टम बनाए, डिजीज फोरकास्टिंग, डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम। तो ये डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम में क्या था, ये कंप्यूटर बेस्ड होते थे। जैसे ये सारी कंडीशन जो डच रूल वाली हमने बताई है, बहुत सारी डिजीज में सब में अलग अलग है। एपिल एस्केप की अगर आप देखेंगे एपिडेमिक्स की, तो उसकी कंडीशन अलग है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग क्रॉप्स पे सारे जो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो दे रखे हैं। इसी तरीके से रस्ट के लिए अलग है कि ये अगर कंडीशन हुई, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, उन्होंने डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया। तो ये क्या कर रहे थे, प्रेडिक्ट कर लेता था। मान लीजिए 7 दिन उसमें रिक्वायर्ड थे कि अगर 7 दिन तक ये कंडीशन रहती है तो एपिडेमिक्स हो जाएगी, तो 2 दिन में वो प्रेडिक्ट कर लेते थे कंप्यूटर के थ्रू कि अच्छा ये कंडीशन आगे 7 दिन बारिश हो सकती है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम बनाए थे, वो वार्न कर देते थे कि किसान अपने तैयारी करना है, फंजीसाइड से लग जाए या और जो भी पानी लगा दे फसल में, जिससे कि नुकसान कम से कम हो, और जो अपने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं वो उनको ले लें जिससे कि लॉस कम से कम हो। तो ये डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम जो फर्स्ट बनाया था, फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम जो दिया था वो वैगनर एंड हॉर्सफाल ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, वैगनर एंड हॉर्सफाल, हॉर्सफाल जो फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम था उसका नाम था इपीडेम, इपीडेम, इपीडेम। ये फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम था, एपिडेम, ठीक है। ये लेकिन किस डिजीज के लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको याद रखना है। ये दिया गया था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम कौन सा था, तो आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो था वो एपिडेम था, ठीक। एपिडेम के बाद पूछा जाता है कि किस क्रॉप के लिए दिया गया, तो याद रखना अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो टोमेटो के लिए दिया गया था। अगर पूछा जाता है किसने दिया, तो याद रखना वैगनर एंड हॉर्सफाल ने दिया था, ठीक है। याद रखिएगा डच रूल इज, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि डच रूल इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज, तो हमेशा याद रखना डच रूल जो है वो आपके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। और इपिडेम हो गया। इसी क्रम में जैसे कि और क्वेश्चन पूछ लिया था, पूछा था ब्लाइट कास्ट, ब्लाइट कास्ट, ये भी एक फोरकास्टिंग सिस्टम है इसी का। एंड सिम कास्ट भी एक है, सिम कास्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक है इपीवेन, इपीवेन, एक है इपीमे, इपीमे, बहुत सारे हैं। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको पूरी लिस्ट यहां नहीं बता सकते, और अगर आपको डिटेल में सब जानना है तो आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेने आना पड़ेगा। ऑनलाइन पे एक्चुअल में इतना मैटर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस जो है 1-1, 2-2 घंटे की होती हैं, तब उसमें एपिडेमियोलॉजी पूरी डिस्कस कर पाते हैं। यहाँ पर बस एक आपको एक शॉर्ट एक हम लोग आउटलाइन दे रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा बहुत समझ लें। बाकी आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी तो वहां आप लोग आके ज्वाइन करिएगा, तब आपको और भी ये सब डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो ब्लाइट कास्ट और सिम कास्ट जो है वो आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए यूज होता है फोरकास्टिंग सिस्टम, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लाइट कास्ट और सिम कास्ट जो है किसके लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। इपीवेम अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना ये होता है एप्पल एस्केप के लिए, एप्पल एस्केप के लिए, ठीक है। और एपी में पूछा जाता है होता है सदर्न कॉर्न ब्लाइट, सदर्न कॉर्न ब्लाइट। तो
तो इपी में अगर पूछा है तो आपको याद रखना है सदर्न कोल्ड ब्लाइट के लिए यूज होता है, और ये आपको सब याद रखना है। और भी एक लंबी लिस्ट है जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते बनते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। इसी क्रम में फिर आगे चलते हैं। आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे उसकी स्टडी होती है, कौन कौन से उसमें फैक्टर रहते हैं, ठीक है, और डच रूल क्या है, किसने दिया, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो किसने दिए, फोरकास्टिंग सिस्टम कैसे हैं, कैसे कौन कौन से यूज होते हैं, या उसके अलावा और कौन कौन से फोरकास्टिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद फिर 3-4 टर्मिनोलॉजी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजी के प्रोस्पेक्टस से, वो देखिए आप। सबसे पहले आता है टर्म एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक। ये 4 टर्म आते हैं और चारों टर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये देखिए चारों टर्म को अच्छे समझिए। जो एपिडेमिक है इसमें क्या होता है, और एंडेमिक में क्या होता है, और पैंडेमिक में क्या होता है, स्पोरेडिक में क्या होता है। देखिए एपिडेमिक जो है द अकरेंस ऑफ डिजीज, द अकरेंस ऑफ disease year to year in a particular area, moderate to severe form is called endemic disease। ठीक है, अभी समझा देंगे, अभी थोड़ा आप लिख दे रहे हैं। एपिडेमिक क्या है, the occurrence of disease, wide spread throughout the area in severe form but periodically। पैंडेमिक क्या है, द अकरेंस ऑफ डिजीज, the occurrence of disease throughout the continental or world, causes mass mortality। पैंडेमिक क्या है, द occurrence of disease in irregular interval and place। ठीक है, इर्रेगुलर इंटरवल एंड प्लेस। तो क्या है, ये चारों आपको टर्म कैसे समझने होंगे, आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि लिख लेंगे आप समझ में नहीं आएगा तो बेकार है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका एपिडेमिक्स है, तो जो एपिडेमिक्स डिजीज लगेगी, द अकरेंस ऑफ डिजीज वाइड स्प्रेड, मतलब इसका जो स्प्रेड होगा बहुत ज्यादा वाइड होगा, ठीक, थ्रू आउट द एरिया, इन सीवियर फॉर्म बट पीरियडली, बहुत ज्यादा सीवियर होगी लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए, उसके बाद ये क्या है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया एंडेमिक, द अकरेंस ऑफ डिजीज ईयर टू ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म। इसमें क्या है, ये एंडेमिक डिजीज ऐसे आप याद रखिए कि एक इंडिविजुअल, ठीक, ये पर्टिकुलर एरिया में लगेगी। मतलब ये मान लीजिए कि कोई डिजीज अगर कानपुर में लग रही है तो वो लखनऊ में नहीं होगी, या कोई डिजीज भारत में हो रही है तो वो दूसरी कंट्री चाइना में नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। लेकिन ईयर टू ईयर एक पर्टिकुलर अपने निश्चित स्थान पे ही आएगी वो। ठीक है, उसके बाद हमने बताया, हाँ, और ये देखिए मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, मतलब उसकी जो फॉर्म है सीवियर यानी कि ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, वो मॉडरेट भी हो सकती है, मतलब हल्की फुल्की नुकसान करेगी। लेकिन यहाँ देखिए एपिडेमिक क्या है, ये सीवियर फॉर्म में ही होगी, यहाँ कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, फिर उसके हमने बात बताया आपको, हाँ सॉरी, उसके बाद पैंडेमिक,
द अकरेंस ऑफ डिजीज थ्रू आउट द कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब पूरी दुनिया में या वर्ल्ड सब जगह, कॉजेज मास मॉर्टिलिटी मतलब बहुत सारे लोग इससे मर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पेंडेमिक। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो इस टाइम कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आपका क्या है इनमें से, याद रखिएगा कोरोना वायरस आपका पेंडेमिक है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड में डिजीज फैली हुई है और मास मॉर्टिलिटी ये कॉज कर चुकी है, बहुत सारे लोग इससे मर चुके हैं। तो WHO ने भी उसको क्या पेंडेमिक घोषित किया, याद रखिएगा। उसके बाद स्पोरेडिक, स्पोरेडिक क्या है, द अकरेंस ऑफ डिजीज इन इरेगुलर इंटरवल, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा कि इस टाइम पे लगेगी, जैसे और डिजीज लग रही थी, और प्लेस और किसी भी स्थान पे, मतलब ये स्पोरेडिक डिजीज कभी भी और कहीं पे भी आ सकती है, इसका कोई एक निश्चित वो नहीं होगा। ये द अकरेंस ऑफ डिजीज इरेगुलर प्लेस और इरेगुलर इंटरवल। तो क्या है कि जैसे कि हमने इसका आपको पेंडेमिक का भी ह्यूमन के केस में कोरोना वायरस बताया, तो उसके प्लांट के केस में भी इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे। तो एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी एंडेमिक डिजीज पेंडेमिक है, कौन सी एपिडेमिक से कौन सी स्पोरेडिक है। समझ तो गए आप कि ये टर्म एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक क्या कहते हैं, भाषा भी लिखी हुई अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे आपके एंडेमिक के। सबसे पहले लिख लीजिए वार्ट ऑफ पोटैटो एंड किलर रूट ऑफ क्रूसीफेरस। एपिडेमिक का आपका लेड ब्लाइट पोटैटो हुई थी, और बंगाल फेमाइन आपका भी एपिडेमिक में ही आएगा, बंगाल फेमाइन, ठीक है। एप्पल स्केब आ जाएगी, और भी बहुत सारी डिजीज हैं, सब नहीं बता सकते यहाँ, ठीक। पेंडेमिक में आपका यहां पर भी आपका लेड ब्लाइट आएगी, किससे बहुत सारे लोग भी मर गए थे। लेड ब्लाइट आपकी पेंडेमिक भी थी, पहले एपिडेमिक थी और बाद में जब उससे लोग मरे थे और जो बहुत ज्यादा लॉस हुआ था पूरी दुनिया में, तो वो जाकर के फिर क्या बन गई थी पेंडेमिक। तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसमें आ जाएगी, दोनों में आएगी लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसका जो आपकी स्पोरेडिक होगी ये आपकी होगी ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ये इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। और भी एग्जांपल है, लेकिन अभी आपके लिए इतने एग्जांपल बहुत इतने ही काफी है। तो एपिडेमिक्स के एग्जांपल अगर आप पूछे हैं तो याद रखिएगा, और जो हम बता दें आपको जो सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछे जाते हैं वो एंडेमिक के पूछे जाते हैं, ठीक। एंडेमिक किस लिए पूछे जाते हैं, एंडेमिक की हमने आपको जो डेफिनेशन लिखवाई उसमें बताया कि द अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे होगी, दूसरी जगह वो नहीं होगी। तो उस पर दूसरी जगह वो क्यों नहीं जा पाती है, इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उस पर डोमेस्टिक क्वारंटाइन लग जाता है। क्वारंटाइन आप समझ ही रहे हैं, क्वारंटाइन में क्या हो जाता है कि जो कॉमोडिटीज होती हैं उनका रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं हम लोग, मूवमेंट का, ठीक। तो रिस्ट्रिक्शन उनका हो जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब कॉमोडिटीज नहीं जा पाती हैं, जैसे हम बताते हैं कि अगर दार्जिलिंग में लेड ब्लाइट और पोटैटो लगती है और कहीं नहीं लगती है, तो बता देते हैं कि दार्जिलिंग से आलू और किसी कंट्री में नहीं जाएगा, मतलब वहां क्योंकि वार्ट ऑफ डिजीज पोटैटो की है, तो पोटैटो दार्जिलिंग का दार्जिलिंग में बिकेगा और कहीं कंट्री में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर ये डिजीज है और ये कहीं डिजीज नहीं है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन हो गई। 2 टर्म और है एपिडेमियोलॉजी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, लोगों को कंफ्यूजन भी उससे काफी रहता है। जैसे कि होता है आपका पॉलीसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज और मोनोसाइक्लिक डिजीज। पॉलीसाइक्लिक डिजीज, मोनोसाइक्लिक डिजीज, या एक और उसका दूसरा नाम लिखा रहता है, अगर आप देखोगे एक ही बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में वही होगा आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कि अगर ये डिजीज लगती है तो आप पे चक्रवृद्धि ब्याज पड़ जाएगा फार्मर पे, क्योंकि उस पर लॉस बहुत ज्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, अगर वो डिजीज होगी इसमें लॉस इतना नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक डिजीज या मोनोसाइक्लिक में डिजीज के अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर इसमें ये होता है कि जो पॉलीसाइक्लिक डिजीज है इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन
कंप्लीट मैनी लाइफ साइकिल इन अ क्रॉप सीजन। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, पैथोजन कंप्लीट वन लाइफ साइकिल इन अ क्रॉप सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैथोजन होता है, पैथोजन कोई भी हो सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए जैसे वीट लगा, वीट का ग्रो हुआ, पहली सीड लगाया, सीड से ग्रो हुआ, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट, एक लाइफ साइकिल में पैथोजन अपनी कई लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, कई बार रिप्रोड्यूस होगा, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा फिर रिप्रोड्यूस होगा, फिर लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा फिर रिप्रोड्यूस होगा। कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि अपनी एक ही लाइफ साइकिल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसी से एपिडेमिक कॉज होती है, पॉलीसाइक्लिक से या कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। क्योंकि मान लो उसने इस पे लाइफ साइकिल कंप्लीट करी तो दूसरे वीट पे जाएगा, इस पे लाइफ साइकिल ने कंप्लीट करी तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, पांचवें पे जाएगा, इस तरीके से पूरे में फील्ड में वो इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन मोनोसाइक्लिक डिजीज में ऐसा नहीं होता है। मोनोसाइक्लिक में क्या होता है कि एक पैथोजन जो है वो अपना, जैसे वीट में मान लीजिए लगा, तो जब वीट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी उसकी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगा, वीट भी खत्म हो जाएगा, मतलब एक जगह पे ही रहेगा। ठीक, और ज्यादा को नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा। ठीक, तो ये दो टर्म हो गए। तीसरा टर्म एक और आता है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, पॉलीसाइक्लिक हो गई, मोनोसाइक्लिक हो गई। इसमें एग्जांपल हम लिख लीजिए। पॉलीसाइक्लिक का जो आपका एग्जांपल है, पॉली का पूछा जाता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, और एप्पल स्केप, रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। और भी एग्जांपल है, ये सब आपकी पॉलीसाइक्लिक डिजीज हैं। ठीक, मोनोसाइक्लिक का एग्जांपल पूछा जाता है, तो मोनोसाइक्लिक में आ जाएगा आपका स्मट और विल्ट। ये आपकी दो मोनोसाइक्लिक डिजीज के एग्जांपल हैं, स्मट और विल्ट आपका मोनोसाइक्लिक होगा। और ये सारी जो आपकी डिजीज हैं, लेट डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एप्पल स्केप, ये सारी क्या होंगी, पॉलीसाइक्लिक डिजीज होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि कौन सी सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछा जाता है इसमें से, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज कौन सी है, थोड़ा घुमा के पूछते हैं। ठीक, या उसमें पूछते हैं इसमें से सिंपल इंटरेस्ट डिजीज कौन सी, इस तरीके से पूछते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको याद रखना है, विल्ट है और स्मट है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनता है, अगर आप देखेंगे कि पॉलीसाइक्लिक हो गई और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई, और दूसरी चीज में आपको बताएंगे जैसे एपिडेमियोलॉजी है। ठीक, तो क्या होता है कि कहीं कहीं एपी फाइटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल प्लांट की स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एपिडेमियोलॉजी में हम बता रहे थे कि एपिडेमियोलॉजी अगर थोड़ा डिफाइन हमने किया था, द स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन अ पॉपुलेशन। तो वो वहां की बात पॉपुलेशन में किसी प्लांट की या ह्यूमन की या प्लांट की बात नहीं थी, तो वो जनरल एपिडेमियोलॉजी थी। ठीक, अगर उसका और थोड़ा लिटरली मीनिंग देखेंगे तो ये जो है वो ग्रीक वर्ड है। क्या है ये जो है वो एक ग्रीक वर्ड है एपिडेमियोलॉजी। इसका एपीमीस होता है, एपीमीस होता है एमंग, और डेमोन मीस होता है पॉपुलेशन। ठीक, तो ये केवल प्लांट के केस में नहीं है, ये किसी के भी केस में हो सकती है। लेकिन अगर आप प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो वहां एपिडेमियोलॉजी ना लिख करके, जो मोस्टली बुक्स में उसमें एपीफाइटोलॉजी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि सर एपिडेमियोलॉजी एपीफाइटोलॉजी में क्या अंतर है। तो ये प्लांट के केस में, ये जनरली केस में एपिडेमियोलॉजी। तो आप याद रखिए एपीफाइटोलॉजी, ये हम इसमें प्लांट की स्टडी करते हैं, और ये हमारा एपिडेमियोलॉजी के जनरल केस में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, जो हमने आपको पॉलीसाइक्लिक बताया और मोनोसाइक्लिक बताया, उसी से थोड़ा और आगे एक और आता है
पॉलिटिक, इसमें क्या है, द पैथोजन complete their life cycle in many year। 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, कई बहुत सी फंजाई ऐसे हैं 20-20 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हो जाता है पॉलिटिक, और पॉलिटिक जो डिजीज है वो ट्री के केस में ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका डच एल्म डिजीज या पाइन डस्ट। तो आप याद रखिएगा, डच एल्म डिजीज या पाइन डस्ट, ये आपकी क्या होंगी, पॉलिटिक डिजीज होंगी। तो आपकी पॉलीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक हो गई दोनों, फिर ये हो गई पॉलिटिक डिजीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और बाकी और भी है, बहुत कुछ है बताने के लिए एपिडेमियोलॉजी में, लेकिन फिर क्लास हमारा लेक्चर जो लंबा हो जाता है यूट्यूब के हिसाब से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके के वीडियोस भी हम आगे लाते रहेंगे और आपको अच्छे से बताते रहेंगे। और लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।